टेस्ट्स, इन दोनों चीजों ने इसराइल को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिकॉज इन चंद मिसाइल्स ने इसराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले तो इन एयर बेसिस पर बिलियन डॉलर्स के जेट्स खड़े थे। फिर इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो एरो मिसाइल्स इसराइली डिफेंस सिस्टम ने मारे, उस एक मिसाइल की कॉस्ट 2.5 मिलियन डॉलर्स थी। इसी तरह डेविड स्लिंग के जरिए एक मिसाइल गिराने की कॉस्ट 1 मिलियन डॉलर है और आयरन डोम के जरिए एक मिसाइल गिराने की कॉस्ट 20,000 से 1 लाख डॉलर्स है। जबकि इसके कंपैरिजन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की कॉस्ट सिर्फ 2 लाख डॉलर है, जबकि ईरानी ड्रोन सिर्फ 2000 से 5000 डॉलर्स के हैं। तो ईरान ने तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स खर्च करके इसराइल का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया है। अब आते हैं यमन की तरफ। यमन में ईरान बैक्ड हौसियों का कंट्रोल है और जब से इसराइल ने गजा पर अटैक शुरू किया, यमनी हौसियों ने उधर रेड सी से गुजरने वाले इसराइली और अमेरिकन कंटेनर शिप्स को ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में फिर अमेरिकन और ब्रिटिश नेवी ने यमन पर एयर स्ट्राइक्स की जो आज की डेट तक चल रही हैं। लेकिन मसला यह है कि जब भी अमेरिका या उसके एलाइज यमन पर एयर स्ट्राइक्स करते हैं तो अगले ही दिन यमन किसी न किसी कंटेनर शिप को टारगेट कर देता है, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। सितंबर 2024 से पहले तक तो ये लड़ाई बड़े कंट्रोल तरीके से चल रही थी, लेकिन फिर 17 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने इसराइल और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। यमनी हौसियों ने इसराइल के कैपिटल तेल अवीव के एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारा, जिससे एयरपोर्ट के आसपास काफी नुकसान हुआ। अब यमन और इसराइल के बीच तकरीबन 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हाइपरसोनिक मिसाइल ने ये डिस्टेंस सिर्फ चंद मिनटों में तय किया था। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यमन के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगे। तो एक चीज बड़ी क्लियर थी कि ईरान से मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत स्मूथली यमन ट्रांसफर हो रही है और इसीलिए इसराइल के लिए हिजबुल्ला और हमास से ज्यादा बड़ा खतरा शायद यमन है, क्योंकि वो दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड चोक पॉइंट भी कंट्रोल करता है। अब यमन के पास कितने हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं? ये एक ग्रे एरिया है जिसका किसी के पास आंसर नहीं। मिडिल ईस्ट की इस ग्रेट वॉर में एक आखिरी सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब, यूएई और कतर भी इस वॉर में शामिल होंगे? अभी तक सऊदी अरब और यूएई इस वॉर में न्यूट्रल है और इसकी एक डीप पॉलिटिकल वजह ये भी है कि यमनी हौसी, हिजबुल्ला और हमास तीनों शिया मिलिट्री ग्रुप हैं और ईरान बैक्ड हैं। तो सऊदी अरब और यूएई इन तीनों ग्रुप्स को अपने लिए भी खतरा समझते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक खुलकर इसराइल को यमन और हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशन पर कंडेम नहीं किया। बट थिंग्स कैन चेंज ड्रास्टिकली। अगर इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और ऑयल फील्ड्स को निशाना बनाता है तो ईरान जवाब में जो करेगा उससे ये आग सारे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। पर मिडिल ईस्ट में ये वॉर्स क्यों और कैसे शुरू हुई, इस पर हमने ये बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी और इस सवाल का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जवाब दिया था कि मिडिल ईस्ट में हर वक्त वॉर क्यों रहती है। इस वक्त सारा फोकस इसराइल के जवाब और अमेरिकन इलेक्शन पर है। हमें लगता है कि इसराइल इलेक्शन से